Morning students, and welcome back to my personal YouTube channel in सेठ मुरलीधर मानसिंह का गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। मैं डॉक्टर सीमा गौड़, पोषण विशेषज्ञ, आज आपसे भोजन की पौष्टिकता बढ़ाने के उपायों पर परिचर्चा करूँगी। पिछले अध्ययन सत्र में हमने भोजन की पौष्टिकता बढ़ाने के मिश्रित उपयोग, म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन, अंकुरीकरण एवं खमीरीकरण पर चर्चा करी थी। आज हम एनरिचमेंट, फोर्टिफिकेशन एंड पारबॉइलिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। एनरिचमेंट, जैसा कि नाम से ही विदित है, फूड्स प्रोडक्ट्स को न्यूट्रिएंट्स से एनरिच करना। फूड एनरिचमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ एडिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बैक to the food product that were lost during processing। भोज्य पदार्थों में प्रसंस्करण के दौरान नष्ट होने वाले सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों को पुनः भोज्य पदार्थों में मिला देने की प्रक्रिया ही भोजन का समृद्धिकरण है या एनरिचमेंट है। जैसे कि गेहूं से आटा या मैदा बनाने के दौरान रोलर्स की हीट के द्वारा जो ताप संवेदी पोषक तत्व विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नष्ट हो जाते हैं, उन्हें आटे में या मैदे से प्रिपेयर्ड कोई भी एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स, नूडल्स या पास्ता में पुनः मिलाकर गेहूं के पोषक मूल्य के बराबर कर दें तो वो एनरिचमेंट हो गया। यानी कि प्रोसेसिंग के दौरान जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लॉस हुए हैं उन्हें दोबारा भोज्य पदार्थों में मिला देने की प्रक्रिया ही एनरिचमेंट है। आपने मार्केट में ऐसे कितने ही प्रोडक्ट्स देखे होंगे, ज़्यादातर ये आटे के केस में होता है। ये देखिए, ये कॉलोनियल ब्रेड का एडवर्टाइजमेंट है जिस पे लिखा हुआ है एनरिच्ड ब्रेड्स, यानी कि इसकी ब्रेड मेकिंग की प्रोसेसिंग के दौरान जितने भी न्यूट्रिएंट्स लॉस हुए हैं उन्हें पुनः इस ब्रेड में सिंथेटिकली मिलाकर, बाहर से मिलाकर एनरिच कर दिया गया है। पौष्टिकता बढ़ाने का दूसरा उपाय है fortification. Fortification adds additional micronutrients that are not present or present in small amounts prior to processing। यानी कि प्रोसेसिंग से पूर्व जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व भोज्य पदार्थ में या तो थे ही नहीं या बहुत कम मात्रा में थे, उन्हें जब सिंथेटिकली बाहर से एक्स्ट्रा मिलाया जाता है तब हम इसे फोर्टिफिकेशन कहते हैं। Fortified foods are those foods that have nutrients added to them that do not naturally occur in the food, जो भोजन में पहले से नहीं हैं। These foods are meant to improve the nutritional and health benefits टू द सोसाइटी। ये न्यूट्रिएंट्स भोज्य पदार्थों में इसलिए मिलाए जाते हैं जिससे समाज को और कम्युनिटी को हेल्थ और न्यूट्रिशनल फ़ायदा पहुँचे। एग्जाम्पल, आपने देखा होगा सरस की थैलियों पर आजकल विटामिन ए एवं विटामिन डी युक्त लिखा हुआ आ रहा है। सरस मिल्क इज़ ऑफन फोर्टिफाइड विद विटामिन डी एंड कैल्शियम इज़ एडेड टू मैनी फ्रूट जूसेस। कुछ फ्रूट जूसेस में कैल्शियम ऐड किया जाता है। नमक के पैकेट्स आपने देखे होंगे तो आयोडाइज सॉल्ट लिखा हुआ होता है, साथ में स्माइलिंग सन का लोगो बना हुआ होता है, जिसका तात्पर्य है कि इसमें आयोडीन मिला दिया गया है, आयोडीन का फोर्टिफिकेशन किया गया है। फोर्टिफिकेशन से तात्पर्य खाद्य पदार्थों में ऐसे पोषक तत्वों को सम्मिश्रित करना है जो उनमें या तो सीमित मात्रा में है या बिल्कुल भी उपस्थित नहीं है। इसका उद्देश्य समाज को पोषक तत्वों की कमी के बुरे प्रभावों से बचाना एवं सुरक्षित रखना है। उदाहरण के लिए हम ले लें, जल एवं जमीन में निरंतर कम होते हुए आयोडीन के स्तर से आयोडीन की कमी के प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं और आईडीडी, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के केसेस जैसे कि गलगंड या गॉइटर रोग ही नहीं बल्कि हाइपोथायराइडिज्म और मानसिक विक्षिप्तता, मंद बुद्धि, स्टंटिंग, तरह तरह की आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कम्युनिटी में, समाज के लोगों में देखे जा रहे हैं। इस समस्या के निदान के लिए राजस्थान सरकार ने आयोडीन युक्त नमक को बेचना आवश्यक कर दिया। क्यों? क्योंकि नमक ऐसी चीज़ है जिसे सभी लोग काम में लेते हैं। कोई भी बिना नमक के उपयोग भोजन की कुकिंग या वो पाक क्रिया का काम नहीं करता। तो नमक एक एसेंशियल फूड आइटम हो गया हमारी किचन का, और नमक में जब आयोडीन मिला देंगे तो सभी लोगों को आयोडाइज नमक जब इस्तेमाल करेंगे तो आयोडीन की उपलब्धि हो जाएगी।
इसी प्रकार विटामिन ए एवं विटामिन डी का भी फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि दूध में विटामिन डी को मिला देना, जिससे बच्चे जो कि दूध बराबर पीते हैं उनमें विटामिन डी की कमी के प्रभाव नहीं दिखाई दे। किंतु फोर्टिफिकेशन की विधि के द्वारा भोज्य पदार्थों के पौष्टिक स्तर तक घरेलू विधि पर नहीं बढ़ा सकते। अंकुरीकरण, खमीरीकरण तथा भोज्य पदार्थों का मिश्रित उपयोग, म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन ऐसी विधियां हैं जिनको हम घरेलू स्तर पर काम में ले सकते हैं, लेकिन फोर्टिफिकेशन जो है वो कॉमर्शियल लेवल पर काम में ली जाने वाली विधि है। ये देखिए, ये एक चित्र है जिसमें मैंने 3 से 4 फूड आइटम्स लिखे हैं जो कि एनरिच्ड है। पहला फाइबर 1, जो फाइबर एनरिच्ड होल ग्रेन से बना हुआ कुछ नूडल्स का प्रोडक्ट्स है। एक सरस की थैली है जिसमें आप +F देख रहे हैं लिखा हुआ, इसका मतलब है फोर्टिफाइड, और इसमें लिखा हुआ भी है पाश्चीकृत दूध विटामिन डी युक्त। NID और नेस्ले का प्रोडक्ट है जिस पे 40 ग्रो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये भी फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है। इसी तरह से विटामिन डोनर्स जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का फोर्टिफिकेशन किया गया है। तो ये वो फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें फोर्टिफिकेशन के द्वारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया गया है, ताकि सोसाइटी में जब समाज के लोग इन फूड प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें, उपभोग करें, तो उनमें इन सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की कमी नहीं रह पाए। पारबॉइलिंग की विधि के द्वारा चावलों की पौष्टिकता को बढ़ाया जाता है। यानी कि जो पारबॉइलिंग की प्रक्रिया है वो प्रायः चावल पे की जाती है। इस विधि में धान को छिलके या भूसी समेत पानी में कुछ समय के लिए, जो 6 से 12 घंटे तक होती है, भिगोकर उबाला या कहीं कहीं पर टोकरियों में रखकर भाप दी जाती है। पारबॉइलिंग का यहाँ पर्पज़ है पार्शियल कुकिंग करना। तत्पश्चात इनको सुखाकर या तो हाथ से कूट लिया जाता है या मशीनों के द्वारा पॉलिशिंग की जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान स्टार्च के दाने के साथ जुड़ा, यानी कि जो पारबॉइलिंग की प्रक्रिया जो हमने सोकिंग एवं स्टीमिंग करी है, उबाला है या भाप दिए, इन दोनों प्रक्रियाओं के दौरान जो चावल के स्टार्च के साथ ढीला ढाला जुड़ा हुआ प्रोटीन था वो स्टार्च से टाइटली जुड़ जाता है और चावल की भूसी में से उपस्थित विभिन्न विटामिन और खनिज लवण भी स्टार्च के साथ मिल जाते हैं। इस प्रकार पारबॉइलिंग विधि से प्राप्त चावल की प्रोटीन एवं बी समूह के विटामिनों की उपलब्धता बढ़ जाती है तथा ये मिल के कुटे पॉलिश्ड चावलों के मुकाबले ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। ऐसे चावलों को हम उसना चावल, कहीं सेला चावल या कहीं कहीं तेली चावल भी कहते हैं, तेलिया चावल या तेलिया चावल। पारबॉइलिंग कैसे करते हैं? वैसे तो संक्षेप में मैंने आपको बताया, लेकिन पारबॉइलिंग के लिए धान को 3 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पहला सोकिंग, दूसरा स्टीमिंग और तीसरा ड्राइंग। सोकिंग में कच्चे धान को भूसी समेत अनहस्ड राइस ऑल्सो कॉल्ड पैडी, जिसको हम पैडी भी कहते हैं, गर्म पानी में भिगोया जाता है जिससे कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट, नमी की मात्रा बढ़ाई जा सके। इस भीगे हुए धान को भाप दी जाती है। कब तक? इतनी देर के लिए कि वो जो स्टार्च है वो जिलेटिनाइज्ड होकर जेल में परिवर्तित हो जाए, और इसके साथ साथ इस प्रक्रिया में जो धान में बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु, वो भी नष्ट हो जाते हैं। ड्राइंग की प्रक्रिया के दौरान स्टीम करे हुए धान को मॉइस्चर कंटेंट, नमी को रिड्यूस करने के लिए धूप में या वैक्यूम ड्रायर्स में सुखाया जाता है जिससे कि इसकी मिलिंग की जा सके। पारबॉइलिंग की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है, एक कन्वेंशनल पारबॉइलिंग और एक हॉट स्टीमिंग पारबॉइलिंग। कन्वेंशनल पारबॉइलिंग में धान को 2-3 दिन तक बहुत सारे ठंडे पानी में भिगोना होता है। तत्पश्चात इस पानी को ड्रेन करके भीगे हुए धान को 5 से 10 मिनट भाप देते हैं और फिर धूप में सुखाते हैं। किंतु इसका ड्रॉबैक ये है कि जब 2 से 3 दिन तक आप धान को ठंडे पानी में भिगोते हैं तो उस दौरान इसमें कुछ फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के कारण कुछ गंध आने लगती है जो कि अवांछनीय होती है। इसी कमी को दूर करने के लिए हॉट सॉकिंग प्रोसेस की प्रक्रिया इस्तेमाल की जाने लगी, जिसमें धान को 65 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर केवल 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगोते हैं और तत्पश्चात पानी को ड्रेन करके इस धान को 5 से 10 मिनट तक भाप में पकाते हैं, जिससे कि जो स्टार्च है धान का वो पार्शियली कुक्ड हो जाए और उसके पश्चात उसकी नमी को कम करने के लिए उसको धूप में सुखाया जाता है। पारबॉइलिंग का
चावल पर या धान पर क्या प्रभाव पड़ता है? पारबॉइलिंग के दौरान धान की मिलिंग से पूर्व आंशिक उबालने की प्रक्रिया के कारण उसमें निम्न परिवर्तन देखे जाते हैं। पहला तो है कलर और टेक्सचर। जो चावल का दाना है वो शीशे के जैसा ग्लासियर, जैसे ग्लास होता है जो कि पारभासी ग्लास होता है, पूरा पारदर्शी नहीं, पारभासी ग्लास, जिसमें कि आप आस पास कुछ एहसास होने का करते हैं, तो ग्लासियर अपीयरेंस, चमकदार होता है, हल्के पीले या ऑफ वाइट कलर का इसका रंग हो जाता है और कुछ चिकना चिकना सा दिखाई देता है, तेल जैसा लगता है, तेल चढ़ा हुआ हो चावलों पर, इसीलिए इसका नाम तेलीय चावल भी पड़ा। इसके पारबॉइलिंग के कारण जो आगे की मिलिंग प्रक्रिया होती है वो उसके ब्रेकेज में, चावल के ब्रेकेज में कमी आती है। यदि आप बिना पारबॉइल करे चावल को मिलिंग करेंगे तो चावल का दाना ज़्यादा टूटता है, किंतु पारबॉइलिंग से जो स्टार्च का या चावल का दाना होता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसके कारण वो मिलिंग प्रक्रिया में ब्रेकेज काम आता है। तीसरा, पके हुए चावलों की जो संरचना है, टेक्सचर है, उसमें भी परिवर्तन होता है। ये जो उसना चावल होता है इसको पकाने पर इसमें जिलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया कुछ कम होती है और ये चिपचिपा नहीं बनता बल्कि खिलता हुआ चावल बनता है। इसी कारण पुलाव बनाने के लिए हम कई बार पारबॉइल्ड राइस का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें पुलाव में चावल खिला खिला सा चाहिए। अभी पिछली स्लाइड में ही हमने देखा था कि पारबॉइलिंग की जो प्रक्रिया, जिसमें जब हम चावल को भिगोते हैं और पार्शियल कुकिंग करते हैं तो जो चावल का प्रोटीन का हिस्सा होता है वो स्टार्च के दाने से टाइटली जुड़ जाता है, और ऐसे धान की जब प्रोसेसिंग करते हैं तो प्रोटीन ज़्यादा रिमूव नहीं होता, प्रसंस्करण के दौरान प्रोटीन का ज़्यादा लॉस नहीं होता। इस कारण पारबॉइल्ड राइस से प्रोटीन की उपलब्धता में बढ़ोतरी होती है। विटामिन बी समूह की, क्योंकि भूसी के अंदर जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो आयरन होता है, जो कैल्शियम होता है, अन्य खनिज लवण होते हैं, वो सोकिंग और कुकिंग के दौरान भूसी से, ब्राउन लेयर से लीच आउट होकर स्टार्च में प्रवेश कर जाते हैं, जिलेटिनाइज होते हुए स्टार्च में घुस जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, जिसके कारण हमें उसना चावल जो होता है, पारबॉइल्ड राइस होता है, उससे हमें विटामिन बी भी अधिक मात्रा में मिलता है और लौह लवण भी अधिक मात्रा में मिलता है। कारण स्टीमिंग की प्रक्रिया के कारण जो फाइटेट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, फाइटिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन भी लीच आउट होकर ब्राउन से स्टार्च में प्रवेश कर जाता है और इसकी उपलब्धता बढ़ जाती है। आज के इस वीडियो सत्र में हमने एनरिचमेंट, फोर्टिफिकेशन और पारबॉइलिंग की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। तीनों ही प्रोसेस जो होते हैं भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाने वाले, वो इंडस्ट्रियल लेवल पर काम में लिए जाने वाले कॉमर्शियल मेथड्स हैं। हमें क्या करना है, यदि हमें अपने भोजन को पौष्टिक बनाना है तो हमें अपने भोजन में ये एनरिच्ड, फोर्टिफाइड एवं पारबॉइल्ड राइस का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जिससे आप अधिक पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सकें। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो सत्र भली भांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।